नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए मैथ के सवाल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज का ये 5वां वीडियो है और आज का सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के और लेटेस्ट एग्जाम के होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और हमारे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में भी लिखा जाए, तो आज से हम वो भी कर दिए हैं। आज के बाद आपको सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिखाई देंगे। तो आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए, यानी कि इस संख्या के जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। तो इसके लिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 7 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 12 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 अभाज्य संख्या है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और फिर इसके ऊपर कितना पावर है, 6 पावर है, इंटू 12 को कैसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 12 को लिख सकते हैं आप 2 का 2 पावर और इंटू 3 का 1 पावर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये 12 हो जाएगा। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह से लिखना है कि सभी अभाज्य संख्या हो, है ना। और फिर इसके ऊपर कितना पावर है, इसके ऊपर 4 पावर है, और इंटू देखिए 7 तो पहले से ही अभाज्य संख्या है तो इसको 7 ही रहने देंगे, और इसके ऊपर 7 पावर है। अब देखिए यहाँ पर जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर एक दूसरे में गुना हो जाता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 12 इंटू यहाँ पर देखिए 2 का 2 पावर है और फिर इसके ऊपर 4 पावर है, यानी कि 2 का 8 पावर लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 3 का 1 पावर है और फिर 4 पावर है, तो 4 और 1 गुना हो जाएगा, तो 3 का 4 पावर हो जाएगा, और इंटू 7 का 7 पावर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये तो 2 का 8 पावर है ना, और देखिए 3 का पावर यहाँ 12 है और 3 का पावर 4 है, यानी कि 3 का पावर 16 लिख सकते हैं, इंटू 7 का पावर 7। अब देखिए ये संख्या जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि इसका जो सभी अभाज्य गुणनखंड है उसका योगफल निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 7 हुआ। तो बस यही तीनों को जोड़ना है, 2, 3 और 7 को। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। जैसे देखिए 14 है, अब इसके अंक को उलट करके हम 41 कर दें तो ये जो है ना संख्या बढ़ गया, 14 से 41 हो गया तो 27 बढ़ गया। जब इन दोनों को घटाएंगे तो 27 आएगा। तो अब कह रहा है कि कितनी अन्य 2 अंकों की संख्याएं 27 बढ़ जाती है, मतलब कितना और 2 अंक का संख्या है जिसको उलटने पर जो है 27 बढ़ जाता है। तो देखिए कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो संख्या है 14 या 41, इसके अंकों के बीच में कितना का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है ना। 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, है ना। यहाँ पर भी तो हमेशा 27 का डिफरेंट तभी होगा जब दोनों अंकों में 3 का डिफरेंट होगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, तो 14 के बाद क्या लिख सकते हैं, तो 14 के बाद देखिए क्या करेंगे, दोनों अंक को 1 1 बढ़ा दीजिए, इस 1 को 2 कर दीजिए और ये 4 को 5 कर दीजिए, तो 25 हो जाएगा। तो देखिए 25 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंट भी 27 ही आएगा। तो ऐसा तभी होगा जब अंकों के बीच में डिफरेंट हमेशा बराबर होगा। यहाँ 3 का डिफरेंट है तो यहाँ पर भी 3 का ही होना चाहिए, तब ऐसा होगा, है ना। अब अगला संख्या क्या होगा, तो फिर से दोनों को 1 1 बढ़ा देंगे, है ना। तो इस 2 को 3 कर देंगे और ये 5 को 6 कर देंगे, तो 36 हो गया। तो 36 को देखिए उल्टा करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंट भी 27 होगा। और क्या हो जाएगा, तो फिर 1 1 बढ़ा देंगे, तो 3 को 4 कर देंगे और 6 को 7 कर देंगे, तो 47 हो गया। तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो भी 27 ही आएगा। और क्या हो सकता है, तो फिर 1 1 बढ़ा देंगे, तो 4 को 5 कर देते हैं और 7 को 8 कर देते हैं, तो 58 हो गया। तो उल्टा करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो डिफरेंट फिर से 27 ही आएगा। और क्या संख्या हो सकता है, तो फिर 1 1 बढ़ा देते हैं, तो 5 को 6 कर देंगे और 8 को 9 कर देंगे, तो 69 होगा। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो डिफरेंट फिर से आपका 27 ही आएगा। और नहीं होगा, क्योंकि देखिए 96 तक चल गए। अब आगे जाएंगे तो हम लोग 3 अंक में चले जाएंगे, यहाँ पर 2 ही अंक तक लेना है। इसका मतलब इतना ऐसा संख्या है जिसके अंकों को उलटने पर वो संख्या 27 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही कह रहा है कि कितना संख्या ऐसा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेरा आंसर 6 नहीं होगा, आंसर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कितनी अन्य 2 संख्याएं हैं। अन्य संख्या का मतलब 14 को छोड़ करके, है ना। अगर टोटल पूछता तब 6 होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 14 के अंकों को उलटने पर 27 बढ़ जाता है। कितनी अन्य 2 अंकों को उलटने पर 27 बढ़ेगा, मैंने उसको छोड़ करके इसका मतलब हुआ, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्णांक n इस प्रकार निर्धारित करें कि n/160 का जो वैल्यू होगा वो 1/60 से कम लेकिन 1/20 से अधिक हो। तो देखिए कह रहा है कि n का ऐसा वैल्यू मालूम करें कि n/160 का जो वैल्यू होगा
वो 1/60 से कम लेकिन 1/20 से अधिक हो, है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को लेकर के सोल्व करेंगे और फिर इन दोनों को, है ना। तो सबसे पहले अगर इन दोनों को लेकर के सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 160 इज ग्रेटर देन 16n, है ना। तो यहाँ से देखिए ये 10 बार में कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 10 से छोटा होगा, ठीक है। अब अगर इन दोनों को लेकर के सोल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20n इज ग्रेटर देन 160। तो यहाँ पर फिर से देखिए कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है n इज ग्रेटर देन 8, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो 8 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, यहाँ से पता चल रहा है। तो 8 से बड़ा और 10 से छोटा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 9, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ये सीरीज इस तरह से अगर n पद तक जाएगा तो इन सभी का जोगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सभी में आगे में 1 है ना, और बाद में 1/n 2/n 3/n इस तरह से है। तो इन सभी को देखिए कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जो सभी 1 है इसको एक साथ जोड़ लेंगे और बाकी जो 1/n 2/n 3/n है इसको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए अगर सभी 1 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से कहाँ तक जाएगा, n पद तक जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि n पद तक जा रहा है तो 1 को n बार जोड़ना है, ठीक है। अब बाकी जो बचा 1/n 2/n 3/n इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए सभी माइनस में है, -1/n -2/n -3/n, तो सभी से माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना। माइनस कॉमन ले लिए और 1/n भी देखिए सभी में है तो -1/n सभी से कॉमन ले लिए। तो यहाँ से देखिए -1/n निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस भी निकल गया और 1/n भी निकल गया तो 2 बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये इस तरह से n तक जाएगा, है ना, n तक। अब देखिए इसको भी जोड़ते हैं और इसको भी जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए अगर 1 + 1 + 1 + 1 अगर n तक जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू n ही होगा। क्योंकि देखिए ऐसे आप समझिए, अगर 1 + 1 + 1, देखिए 3 बार 1 को जोड़े तो क्या हुआ, 3 हुआ। अगर आप 4 बार जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि जितना बार 1 को जोड़ते हैं उतना ही वैल्यू आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 + 1 + 1 + 1 n बार है, यानी कि 1 जो है n बार है तो जोड़ने के बाद n ही आएगा। तो इसका जोगफल तो n आ गया। अगर इसको जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो इसको जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये तो -1/n है, ठीक है। और अंदर में देखिए ये 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से n तक जा रहा है। इसका मतलब ये n प्राकृत संख्याओं का जोगफल हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जोगफल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n × n + 1/2, ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए n से n कट जाएगा। तो अब अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये देखिए n है और माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस है ना। माइनस कितना बचा इधर, इधर देखिए आपका है n + 1 और /2 बचा, है ना, इतना बचा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए नीचे में 2 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2n -n और -1, ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने से क्या हो जाएगा, देखिए 2n में से n माइनस हो जाएगा तो n बचेगा, n - 1/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा n - 1/2। तो n - 1/2 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में, है ना। आप देख सकते हैं n - 1/2 डी ऑप्शन में है। यहाँ पर 12,600 को इस तरह से फैक्टर करके लिखा है और कह रहा है कि पी क्यू आर और एस आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि 12,600 को ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से लिखा है। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हमें पी क्यू आर और एस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए 12,600 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। तो अगर हम 12,600 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 12,600 को अगर फैक्टर करें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो सबसे पहले 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6300, फिर 2 बार में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315 और 0, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 15 दूना 30, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, फिर लगाएंगे कितना बार में, फिर 3 बार में लगाएंगे तो 5 तिया 15 और 25 तिया 75, फिर लगेगा, फिर 3 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 17 तिया 51 और 5 तिया 15, फिर लगेगा 5 बार में तो 35 हो जाएगा और फिर लगेगा 5 बार में तो 7 हो जाएगा। यानी कि 12,600 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 और गुना 7 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को देखिए कैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है p का पावर 3 इंटू q का पावर 2 इंटू r का पावर 2 इंटू s का पावर
1। तो यहाँ पर देखिए सभी पावर टैली कर गया कि नहीं, यहाँ पर भी 3 पावर है, यहाँ पर भी 3 पावर है ना, तो सभी पावर देखिए सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस भी सेम होगा, यानी कि P का वैल्यू 2 हो जाएगा, Q का वैल्यू 3 हो जाएगा, R का वैल्यू 5 हो जाएगा और S का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो इसी से इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें जो वैल्यू निकालना है देखिए क्या है, 3P प्लस 2Q माइनस R और प्लस S। तो देखिए P के जगह में क्या आया, P के जगह में मेरा 2 आया, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस Q के जगह में कितना आया 3 आया, तो ये भी 6 हो जाएगा, माइनस R के जगह में कितना आया 5 आया, तो R 5 हो जाएगा, और प्लस S के जगह में 7 आया। तो कितना हो जाएगा ये देखिए 6 6 12 और 12 और 7 19, 19 में से 5 जगह कितना बचेगा 14 बचेगा, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार अंक 3 आता है, यानी कि 301 से 399 तक जब गिनती लिखेंगे तो 3 कितना बार लिखना पड़ेगा। जैसे 301 लिखेंगे तो एक बार 3 लिखना पड़ेगा, फिर 302 लिखेंगे तो फिर एक बार लिखना पड़ेगा, फिर अगर 333 लिखेंगे तो इसमें 3 बार 3 लिखना पड़ेगा। तो सब मिला करके 3 कितना बार लिखना पड़ेगा 301 से 399 तक में। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या बनेगा ना, सभी संख्या 3-3 अंक का बनेगा, है ना। 301 से जब 399 तक लिखेंगे तो 3 अंक का संख्या बनेगा। तो अलग अलग देख लेंगे कि इकाई स्थान पर कितना बार 3 आ रहा है, दहाई स्थान पर कितना बार 3 आ रहा है, और सैकड़ा स्थान पर कितना आ रहा है ना। फिर सभी को जोड़ देंगे तो अलग अलग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर इकाई स्थान पर चेक करें तो इकाई स्थान पर देखिए सबसे पहला बार 3 कब आएगा, सबसे पहला बार आएगा 303 में। जब 301 से लिखना शुरू करेंगे तो इकाई स्थान पर पहला 3 303 में आएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर 313 में लास्ट में 3 आएगा, फिर 323 में लास्ट में 3 आएगा, फिर 333 में आएगा, इस तरह से। और लास्ट कब आएगा, और लास्ट में इस तरह से आएगा 393 में लास्ट में 3, है ना। तो इकाई स्थान पर देखिए 3 कितना बार आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 बार होगा, क्योंकि इस तरह से आप जाएंगे 303 313 323 लेकर के 393 तक, तो टोटल 10 बार आपको लास्ट में 3 मिलेगा। क्योंकि देखिए बीच वाला संख्या से पता चल रहा है, बीच में 0 से लेकर के 9 तक जाएंगे, तो 0 से 9 तक जाने में कितना संख्या होगा, 10 संख्या होगा, यानी कि इकाई स्थान पर लास्ट में 10 बार 3 आएगा। तो हमें पता चल गया कि इकाई स्थान पर 10 बार आएगा। अब दहाई स्थान का बात करते हैं कि दहाई स्थान पर कितना बार 3 आएगा। तो देखिए दहाई स्थान पर जो 3 आना शुरू होगा वो 330 से आना शुरू होगा बीच में, है ना। बीच में जो 3 आएगा तो 330 से पहले नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए फिर 331, फिर 332, इस तरह से करके 339 तक, है ना। यही वो संख्या है 330 से लेकर के 339 तक, जब बीच में यानी कि दहाई स्थान पर 3 आएगा, इसके बाद कहीं भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में भी 3 10 बार ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट से पता चल रहा है 0 से लेकर के 9 तक जा रहे हैं लास्ट में, इसका मतलब टोटल 10 संख्या होगा। तो दहाई स्थान पर भी टोटल 10 बार मेरा 3 आ रहा है। अब बात करते हैं कि सैकड़ा के स्थान पर कितना बार 3 आएगा। सैकड़ा के स्थान का मतलब फर्स्ट में, इधर है फर्स्ट डिजिट, तो कितना बार आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 301 से लेकर के 399 तक जब लिखेंगे तो सभी में फर्स्ट में 3 ही आएगा, है ना, सभी में आएगा। क्योंकि 301 से जब 399 तक लिखेंगे तो सभी में 3 से शुरू करेंगे, है ना। इसका मतलब सभी में आएगा 3, तो सभी में कितना बार हो जाएगा, तो 1 से 99 तक में 99 बार होगा, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर 99 बार 3 आएगा, है ना। तो टोटल कितना बार हो जाएगा, तो 99 और प्लस 10 और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 119, यानी कि टोटल 119 बार 3 आएगा जब 301 से 399 तक गिनती लिखेंगे। कह रहा है कि ये जो 5 अंकों की संख्या है 688xy, ये 11 और 21 दोनों से विभाज्य है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू पता करने के लिए हमें x और y का वैल्यू पता होना चाहिए। तो x और y का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो देखिए कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 11 और 21 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए सीधा इन दोनों को गुना कर देना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 231, यानी कि ये जो संख्या है ये 31 से भी डिवाइड होगा। तो 31 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अगर हम 231 से डिवाइड करें किसको, 688xy, अच्छा xy के जगह में क्या हो सकता है, xy जो है इस संख्या का डिजिट है, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, x और y का वैल्यू 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 x और y के जगह में लेकर के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 231 से डिवाइड करने का प्रयास करें तो देखिए सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार में, तो 2 बार में भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। फिर इस 9 को नीचे लाएंगे तो इस बार कितना बार में भाग जाएगा, तो देखिए 9 बार में भाग जा सकता है। तो अगर 9 बार में यहाँ पर हम भाग लगावें तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27 के साथ हाथ में रहा 2, 9 दूना 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 0, और ये 16 में 7 जाएगा 9, और यहाँ 1 बचेगा, है ना। तो फिर से एक 9 को नीचे लाएंगे तो इस बार कितना बार में जाएगा, इस बार लग रहा है 8 बार में जा सकता है। तो अगर 8 बार में भाग दें तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 8 दूना 16 और 2 18,
अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, इधर कट जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर हम 9 लिए हैं तो 61 रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 61 हम लोग ज़्यादा ले लिए हैं। तो कितना लेना था, तो जहाँ पर 9 हम लोग लिए हैं इसमें से 61 कम लेना था। तो कितना हो जाएगा कम लेने से, 38 आ जाएगा। यानी कि 9 के जगह में 38 लेना था, यानी कि x के जगह में हो जाएगा 3 और y के जगह में हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 8। अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो इसका वैल्यू निकालना है, 8x माइनस 3y और प्लस एक्स वाई का। तो x के जगह में 3 और y के जगह में 8 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x के जगह में 3 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ y के जगह में 8 रखेंगे तो ये भी 24 हो जा रहा है ना, और प्लस यहाँ x के जगह में 3 और y के जगह में 8 रखेंगे तो ये भी 24 हो जा रहा है। तो एक 24 प्लस माइनस कट जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये 24 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक सभागार में इतना विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्तियां। तो सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, तो इस तरह के सवाल में केवल और केवल इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है कुल विद्यार्थी की संख्या है, और कुल विद्यार्थी की संख्या कैसे निकालते हैं, कितना लाइन है और एक लाइन में कितना स्टूडेंट है, दोनों को गुना कर देंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की सभागार में पंक्तियां हैं, यानी कि लाइन की संख्या जितना है एक लाइन में स्टूडेंट भी उतना ही है, यानी कि यही दोनों को गुना करने के बाद आया होगा 6889। इसका मतलब क्या हुआ कि एल स्क्वायर का वैल्यू हुआ 6889। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 83 आएगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको 6889 का वर्गमूल जल्दी निकालने के लिए नहीं पता है तो वो भी सीख लीजिए। देखिए जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट में क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तब होगा 9, नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तब होगा 9, यानी कि लास्ट में 3 या 7 में से कोई होगा। ठीक है, अब आगे में देखिए 68 है, तो 68 जो है किसका किसका स्क्वायर के बीच में है, तो 68 आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इन दोनों के बीच में है। तो देखिए दोनों में से किसका नजदीक में है, जो छोटा वाला संख्या है ना उसका नजदीक में 68 है ना, 64 के नजदीक में 68, तो इन दोनों में से भी छोटा संख्या को लेंगे, यानी कि मेरा लास्ट में जो होगा वो 3 होगा। और आगे में क्या होगा, तो आगे में भी 8 और 9 में से जो छोटा है वही होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि आगे वाला जो 2 अंक होगा ये जिसके जिसके स्क्वायर के बीच होगा उसमें से देखना है कि छोटा वाला के नजदीक है कि बड़ा वाला के नजदीक। अगर बड़ा वाला के नजदीक होगा तो इन दोनों में से भी बड़ा संख्या लेना है और आगे में भी उन दोनों में से बड़ा संख्या को लेना है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में बार बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसके लिए हम आपको टेक्निक बताते हैं ताकि आप बहुत जल्दी एग्जाम में कर पाएं। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो नीचे वाला संख्या में डिफरेंट बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 1 में 3 का डिफरेंट है, यहाँ भी 7 और 4 में 3 का डिफरेंट है, यहाँ भी 3 का डिफरेंट है और यहाँ भी 3 का डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि डिफरेंट कितना का है। तो यहाँ देखिए 3 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर लिखना है 1/3 है ना। अब क्या करना है, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए 1/3 और फर्स्ट नंबर का मतलब ये लेना है 1/1 को, यानी कि 1/1 मतलब 1, और माइनस लास्ट नंबर का मतलब हुआ 1/50 है ना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 1/3 और एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 इंटू ऊपर 49 हो जाएगा और नीचे 50। तो ये गुना करेंगे तो ऊपर 49 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 150। तो 49/150 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक, अनुत्तरीय प्रश्न के लिए 0 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटे जाते हैं। अंबिका ने 120 प्रश्न का उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए, तो कितने सही उत्तर थे। यानी कि अगर आप सही उत्तर देते हैं एक प्रश्न का तो 1 अंक मिलेगा, अगर कोई उत्तर नहीं दिए हैं तो उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, और अगर गलत आंसर दिए हैं तो 1/2 यानी कि आधा अंक कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 120 प्रश्न का उत्तर देने से 90 अंक मिला है, तो कितना प्रश्न सही हुआ। तो देखिए क्या है कि कुछ प्रश्न सही हो सकता है, कुछ प्रश्न गलत हो सकता है। तो मान लिया जाए कि 120 में से 120 प्रश्न अगर हम सही बनाते हैं तो 1 नंबर के हिसाब से कितना मिलता, 120 नंबर। अब अगर सभी प्रश्न हम गलत बनाते हैं, 120 प्रश्न को अगर हम गलत कर देते हैं तो एक प्रश्न गलती करने पर आधा नंबर कटता है, तो 120 प्रश्न अगर गलती होता तो 60 नंबर हम माइनस में चले जाते हैं।
अगर हम सभी सही बनाते तो 120 नंबर हम प्लस में रहते, लेकिन अगर सभी गलत बना दिए तो 60 नंबर मिलेगा नहीं, 60 नंबर माइनस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो टोटल गलती हुआ है ना तो टोटल सही हुआ है, क्योंकि 90 नंबर मिला है, इसका मतलब कुछ गलती भी हुआ होगा कुछ सही भी हुआ होगा। तो 90 को लिखेंगे बीच में, अब क्या करेंगे क्रॉस में माइनस करेंगे, है ना। तो 120 में 90 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और 90 में माइनस करेंगे माइनस 60 को तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये जो आया 150 और 30, यही दोनों आया सही प्रश्न और गलत प्रश्न का अनुपात, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:1। यानी कि अगर 5 प्रश्न सही हुआ तो 1 प्रश्न गलत हुआ, यानी कि अगर हम 6 प्रश्न का उत्तर दिए होंगे तो 5 सही हुआ और 1 गलत हुआ। तो यहाँ पर टोटल प्रश्न कितना 120, यानी कि 5 और 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू है 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कितना सही उत्तर था, तो सही उत्तर कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 100 प्रश्न जो है सही बना और 20 प्रश्न गलत बना होगा। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, मान लिया जाए कि हम x प्रश्न जो है सही बनाए, कह रहा है कितना प्रश्न सही था, तो मान लिया जाए x प्रश्न सही बनाए, तो गलती कितना हुआ होगा, तो 120 में से x माइनस करके जो बचेगा इतना प्रश्न गलत हुआ होगा, है ना। इतना प्रश्न सही हुआ इतना प्रश्न गलत हुआ। तो देखिए जब सही प्रश्न होता है तो 1 अंक मिलता है, यानी कि जितना प्रश्न आप सही बनाए उतना ही अंक मिलेगा। तो x प्रश्न सही बनाए तो x अंक मिला होगा, है ना। लेकिन गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक यानी कि आधा अंक कटता है, तो इतना प्रश्न गलती हुआ है, इसका मतलब इसका आधा अंक कट जाएगा। तो आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इतना अंक जो है कट जाएगा। इसका मतलब x नंबर आया और इतना नंबर कट गया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो मेरा नंबर 90 आया वो आ जाएगा, है ना। इसका मतलब x में जब इसको माइनस करेंगे तो बराबर में 90 होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस, और ये यहाँ पर वही हो जाएगा माइनस 120 और प्लस x हो जाएगा, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2x और प्लस x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और माइनस 120, और ये 2 देखिए इसमें जाके गुना हो जाएगा 90 में, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके जुट जाएगा, तो 180 में 120 जुटेगा तो 300 हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 100 बार में। तो x का वैल्यू आया 100, तो x क्या था, टोटल सही प्रश्न था, इसका मतलब 100 प्रश्न हम लोगों का सही था। कह रहा है कि x 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x द्वारा कितने गलत उत्तरों की संख्या दिया गया, यानी कितना प्रश्न गलत किया गया। तो ऐसा सवाल पिछला बार बना चुके हैं। देखिए या तो सवाल सही होगा या फिर गलत होगा। तो देखिए मान लिया जाए कि सभी के सभी प्रश्न सही बनते, है ना, 94 प्रश्न है, तो अगर सभी प्रश्न सही बनते तो एक प्रश्न में 4 अंक मिलता है, तो 4 नंबर के हिसाब से टोटल कितना नंबर मिलता, तो 94 गुना 4, 4 चौक 16, हाथ में रहा 1 और 9 चौक 36 और 1 37, 376 अंक मिलता। और अगर 94 के 94 प्रश्न अगर गलत कर देता तो एक प्रश्न में 1 अंक कटता है, यानी कि 94 प्रश्न गलती करने से 94 अंक उसका माइनस में चला जाता, नंबर तो मिलता नहीं, 94 माइनस में चला जाता। और अगर सही बनाता सभी तो इतना अंक मिलता, यानी कि प्लस में होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो सही हुआ है सभी, ना तो सभी गलत हुआ है, कुछ प्रश्न सही और कुछ गलत हुआ है, और उसको कितना अंक मिला है, 141 अंक मिला है। तो 141 को लिखेंगे बीच में और इस तरह से क्रॉस में माइनस करेंगे, है ना। तो 376 में अगर 141 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 2, 235 आया। और 141 में माइनस करेंगे माइनस 94 को, तो दोनों जुट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 9 और 4 13, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, तो यहाँ भी 235 आ रहा है। यानी कि जो सही प्रश्न है और जो गलत प्रश्न है दोनों का अनुपात 235 अनुपात 235 आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 1:1। यानी कहने का मतलब हुआ कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों बराबर है, यानी कि आधा प्रश्न वो सही बनाया और आधा गलत बनाया। तो 94 प्रश्न में से कह रहा है कितना गलत बनाया, तो 47 गलत हुआ होगा, और सही पूछता तो वो भी 47 होता, है ना। कह रहा है कि दो प्रेक्षणों के समानांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः 10 और 5 है, तो प्रेक्षणों के वर्गों का योग ज्ञात करिए। यानी कि दो संख्या है, दोनों का समानांतर माध्य जो है वो 10 है और ज्यामितीय माध्य जो है वो 5 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो मान लिया जाए दो संख्या a और b है, तो समानांतर माध्य का मतलब हुआ औसत, यानी कि दोनों को जोड़ करके आधा करना है, तो ये हो जाएगा समानांतर माध्य जो कि 10 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि दोनों जो प्रेक्षण है उसका योगफल 20 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ज्यामितीय माध्य 5 है, तो ज्यामितीय माध्य क्या होता है, तो देखिए अगर दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य निकालना है तो दोनों संख्या को गुना करके अंडर रूट लेना होता है, यानी कि a और b का ज्यामितीय माध्य हो जाएगा अंडर रूट a इंटू बी, जो कि दिया हुआ है 5। तो a इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
a इंटू बी हो जाएगा 25, क्योंकि इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना। तो दोनों को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है और गुना करने के बाद 25 आ रहा है, और हमें निकालना है दोनों संख्याओं के वर्गों का जोगफल, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, अगर फार्मूला याद है तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है इसके बराबर, है ना। तो देखिए a प्लस बी हमें पता है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 400 हो जाएगा, और माइनस 2ab, तो देखिए ab हमको पता है 25, तो 2ab कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 400 में से 50 माइनस होगा तो कितना आएगा 350, यानी कि दोनों संख्याओं के जो वर्गों का जोगफल होगा वो 350 होगा। कह रहा है कि महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि 40 व्यक्ति में से प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कुल कितना हाथ मिलाया जाएगा, यानी कितना हैंडशेक होगा। तो देखिए व्यक्ति कितना है टोटल 40, तो हर व्यक्ति जो है कितना आदमी के साथ हाथ मिलाएगा, 39 आदमी के साथ हाथ मिलाएगा, क्योंकि देखिए 40 आदमी तो है तो एक आदमी तो खुद ही होगा ना जो हाथ मिलाएगा। जैसे मान लीजिए हम ही हैं 40 व्यक्ति में शामिल, तो हम 39 आदमी से हाथ मिलाएंगे, क्योंकि एक आदमी हम खुद ही हैं, तो हर आदमी जो है 40 आदमी जो है 39 आदमी के साथ हाथ मिलाएगा। तो टोटल जो हाथ मिलाने की संख्या हो जाएगा वो 40 गुना 39 होगा, है ना। तो इतना हाथ होगा, लेकिन हैंडशेक की संख्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाथ मिलने से एक हैंडशेक होता है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए काटेंगे 20 बार में, और 20 जब गुना करेंगे तो 780 आ जाएगा, यानी कि टोटल 780 हाथ मिलाया जाएगा। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का जोगफल r है और उनका भागफल s/t है तो वे संख्याएं हैं, यानी कि कौन कौन संख्याएं हैं। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग ऑप्शन से अगर चेक कर लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। कह रहा है कि जोगफल r है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन का जोगफल r आ रहा है। तो पहला को अगर जोड़े, देखिए पहला ऑप्शन है r/s प्लस r/t, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं से भी r नहीं आएगा, क्योंकि देखिए नीचे एलसीएम आएगा st, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r नहीं आ रहा है, कोई सवाल ही नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए है SR/s प्लस टी, और फिर है प्लस करेंगे TR/s प्लस टी। तो यहाँ पर देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा s प्लस टी, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आपको हो जाएगा SR और प्लस TR। अब देखिए ऊपर में देखिए दोनों में r कॉमन है, तो r अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए s प्लस टी बचेगा, है ना, और नीचे भी आपका s प्लस टी है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा तो r बच जाएगा। यानी कि देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं बी ऑप्शन को तो r आ रहा है, इसका मतलब वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अब ज्यादा नहीं चेक करना है, अगर करना है तो कर सकते हैं। कह रहा है कि भागफल s/t होना चाहिए, यानी कि इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो s/t आएगा, तो आ जाएगा। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए है SR और बाई s प्लस टी, और इसको डिवाइड करना है किससे, इससे TR/s प्लस टी से। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो ई से ई कट जाएगा और r से r कट जाएगा, तो क्या बचेगा s/t बचेगा, है ना, s/t। तो यही s/t यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर रहेगा। 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। यानी कि आपको ऐसा संख्या पता करना है जो 23 का मल्टीपल हो, यानी कि 23 का उसमें भाग जाना चाहिए, और 18 से भाग देने पर 7 शेषफल आना चाहिए, 21 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 13 शेषफल आना चाहिए। तो देखिए ये सब बकवास बात है, आपको केवल ऑप्शन में से देख लेना है कि कौन सा संख्या में 23 का भाग जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या में 23 का भाग जाना चाहिए, तो हम केवल यही देख लेते हैं कि 23 से किस में भाग जाएगा, तो वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो जब आप 23 से डिवाइड करेंगे तो केवल दूसरा ऑप्शन डिवाइड होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन नहीं है वो निकालना है। और परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए किसको लिख सकते हैं, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही चारों यहाँ पर ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए √900 को तो आप 30 लिख देंगे, है ना, क्योंकि 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, तो 30 को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 30/1 लिख देंगे, है ना। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है परिमेय संख्या है। हमें पता करना है कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए √125, तो देखिए √125 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रूट ही नहीं समाप्त होगा, क्योंकि 125 को आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूरा पूरा। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 5, तो 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 5 अंडर रूट में ही रहेगा, है ना। तो अंडर रूट नहीं बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं अगला को, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 16, 16 9 25 हो
जाएगा, तो 25 को 5 लिख देंगे, तो 5 परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार इसको देखिए 12.96, तो इसको जब दशमलव हटाएंगे तो 1296/100 हो जाएगा। तो 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है और नीचे 100 है जो कि 10 का स्क्वायर है। तो देखिए ये भी पी बाई क्यू के रूप में है, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा जो कि परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है कि इसका वैल्यू अगर 1015 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमें जो वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू निकालना है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के सवाल में देखिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि इन सभी में से कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लीजिए कि अंदर में ये चीज बचे, तभी इसका वैल्यू बैठा सकते हैं। तो इसमें से ऐसा क्या चीज कॉमन लें कि ये आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 है और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है। तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, तो 9 में से 9 ही कॉमन ले लेंगे तब 1 बचेगा। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि सभी में अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यही चीज अंदर में बचेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लिखते हैं। 3 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। प्लस 6 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि डिवाइड करके लिख दे रहे हैं, है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। प्लस फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम सभी से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3 का स्क्वायर अगर सभी से कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ से 3 स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, है ना। प्लस यहाँ से देखिए इन दोनों में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो 14 का स्क्वायर अंदर बचेगा, है ना। तो देखिए यही चीज का वैल्यू अंदर दिया हुआ है कि नहीं ये वाला, है ना। इसका मतलब क्या है कि इधर 3 का स्क्वायर 9 अलग से बचेगा और इनके जगह पर रख सकते हैं 1015। तो केवल 9 में 1015 को गुना करना था तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9135 हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में ना इतना नहीं करना था, अगर आप पहले से ही समझे रहेंगे तो आपको यहीं पर पता चल जाता कि इसमें ऐसा क्या चीज कॉमन ले लें कि ये आ जाए। तो देखिए फर्स्ट टर्म में से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो बस 9 को इसमें गुना करके सीधा आंसर कर देना था। कह रहा है कि जब 43 को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x माइनस 5 होता है। यदि x एक प्राकृत संख्या है तो x के कितने हल होंगे। कह रहा है कि 43 को जब x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है x माइनस 5, तो x का कितना वैल्यू संभव है यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है कह रहा है कि x माइनस 5 है और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू होगा वो 5 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही 5 से कम लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है x माइनस 5 माइनस में आएगा। इसका मतलब 5 से कम यहाँ पर वैल्यू हो ही नहीं सकता x का। इसका मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है और 4 नहीं हो सकता है ना। इतना नहीं हो सकता है, इसके बाद ही कुछ होगा। यानी कि x का वैल्यू क्या क्या संभव है, तो x का वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी कि x का कितना वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो x का 5 वैल्यू हो सकता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x और z का उच्चतम मान क्या होगा, है ना। x और z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या, 9x7 प्लस 8y(z) प्लस 7z1, इन सभी को जोड़ने से आता है ये 6252 आता है। तो यहाँ पर 7 और 1 8 हो रहा है ना, और ये आपका z है। तो 8 में से यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो देखिए आप यहाँ पर 8 रख सकते हैं, क्योंकि 7 और 1 8 हो रहा है और 8 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6 हो जाएगा। इसका मतलब z के जगह में आप 8 रख सकते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू 8 होगा तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, है ना, चूंकि यहाँ पर भी z है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 8 16 का 6 हुआ, हाथ में एक भी एक रहा, है ना। तो एक रहा हाथ में, तो 1 और 8 9 हुआ। और यहाँ पर देखिए x और y को जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 आ रहा है। देखिए इधर हाथ में रहा था 1 और प्लस ये 8 है, 9 हो गया। और प्लस में आपका है x और y और ये सभी को जोड़ने के बाद इधर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब x और y क्या हो सकता है, देखिए 8 और 1 9 हो गया और यहाँ पर 12 लाने के लिए 2 लाने के लिए 12 लाना पड़ेगा, 12 का 2 होगा, है ना। तो इधर 9 हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मिला करके 3 होगा। तो y और x को 3 लेना है, y और x मिला के 3 लेना है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, y के लिए कुछ भी नहीं बोला, x के लिए मैक्सिमम लेना है। तो अगर x और y मिला के 3 हो रहा है और x को मैक्सिमम लेना है तो x को 3 ले सकते हैं और y को 0 ले सकते हैं।
एक्स को जब मैक्सिमम लेंगे तो 3 ले सकते हैं, चूंकि दोनों मिला 3 होगा, यानी कि एक्स को 3 और वाई को 0 ले सकते हैं। तो तीनों चीज हमको पता चल गया। जेड के बराबर में 8 होगा, और एक्स के बराबर में 3 होगा, और वाई के बराबर में 0 होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो एक्स इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 8, डी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।